नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। खबर देहरादून से है, जहां रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। बता दें कि हाल ही में जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के मामले सामने आए थे, जिसकी शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका निरीक्षण किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे। जहां पुलिस की छानबीन में आरोपियों का गिरोह सामने आया, जिसमें इमरान नाम का एक वकील है जो दस्तावेजों की हेराफेरी करता है। फिलहाल आरोपी वकील इमरान अभी भी फरार है। इस कड़ी में माना जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी से देहरादून जमीन फर्जीवाड़े में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया और आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया है। मुख्य आरोपी लेकिन अभी भी फरार बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी के लिए कार्रवाई की जा रही है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों का भंडाफोड़ हुआ और उसमें अभी और भी अहम खुलासे होने की गुंजाइश है, क्योंकि जैसे ही मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा उसके बाद और भी तथ्य खुलकर सामने आएंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों का भंडाफोड़ हुआ, जिसके बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साहब ऑफिस वाले इसको बेसिकली कागज निकालने में और उसको रख रखाव में इसको इस्तेमाल करते थे। तो इसके माध्यम से ये सब किया गया। वहाँ जो भी फर्जरी हुई है उसमें अन्य अधिकारियों की मिलीभगत कितनी है उसको हम जांच कर रहे हैं। ठीक है। बागेश्वर उपचुनावों के लिए बीजेपी ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने इस उपचुनाव में नामांकन के लिए सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रत्याशी 16 अगस्त को बागेश्वर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा। इस मौके पर बागेश्वर में बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर में मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंचेंगे। साथ ही महेंद्र भट्ट ने बताया कि 16 अगस्त को बीजेपी पूरे बागेश्वर में अपनी जीत का संदेश पहुंचाएगी। जैसे ही प्रत्याशी घोषित होता है उसकी जानकारी हम आप सबको देंगे। नामांकन तिथि हमने तय कर दी है। 16 तारीख को नामांकन बागेश्वर में होगा। माननीय मुख्यमंत्री नामांकन के अवसर पर रहेंगे। मेरा स्वयं का भी इससे पूर्व 4 दिन का दौरा मेरा वहाँ रहने वाला है। तो अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में हमारा ये नामांकन रहेगा। उसी दिन एक मैसेज पूरे बागेश्वर में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। एक जानकारी दृष्टिकोण से और बता दो, बड़ी संख्या में अभी कांग्रेस के स्थानीय और बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और नामांकन दिन उससे पहले भी अभी कुछ लोग और पार्टी की सत्ता लेंगे। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। चंपावत की जो चुनाव की हमारी रणनीति थी, उसी रणनीति के आधार पर, हरिद्वार की जो रणनीति थी उसी रणनीति के आधार पर हम बागेश्वर की चुनाव को एक तरफा जीतेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिक्षा विभाग की ओर से कोटद्वार शहर में धूमधाम से स्कूल बैंड की धुन पर तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर में भारत माता की जय के नारे गूंजे और छात्र छात्राओं ने देश की आन बान और शान को कायम रखने की शपथ ली। शनिवार शाम को आर्य कन्या इंटर कॉलेज परिसर में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा शोभा यात्रा को रवाना किया। उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर 15 विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षा अधिकारियों और लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग लिया। मैं आज हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे तिरंगा यात्रा की है। हजारों बच्चे इस तिरंगा यात्रा में सब जगह आ रहे हैं। 23,000 स्कूलों में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और 15 तारीख तक सभी स्कूलों में कार्यक्रम किए जाएंगे। राजपुर रोड से विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर तत्परता दिखाई, उसे स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए सेट सेक्रेटरी की अगुवाई में उन तमाम ठेकेदारों को चिन्हित करते हुए निलंबित किया, जिन लोगों की वजह से स्मार्ट सिटी का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा था। उन्होंने कहा कि अब सरकारी एजेंसियों का काम
काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी शहर में जगह जगह खुदाई हो रही है। ऐसे में सरकार ने इन एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी है कि ये समय रहते अपना काम पूरा करें। स्मार्ट सिटी का सवाल है कि जहां तक हमने दूसरे लोगों को जो काम दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और उनको बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार उन्होंने चिंता की स्मार्ट सिटी की, और जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम सेक्रेटरी उस बैठक में थे। और उसमें निर्णय लिया गया है कि जिन लोगों ने लंबे अरसे से काम को लंबा खींचा था, करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके पास मैन पावर भी नहीं थी, इस वजह से उनको निलंबित किया, ऐसे ठेकेदारों को उनसे काम छीना गया है। अब हमारे कार्यदायी संस्था उत्तराखंड की जो हमारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, उनको काम दिया गया है। उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्य चौक स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आजादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर पूरे देश में चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन शासन के आदेश के क्रम में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने किया। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन सभासद नीरज रस्तोगी ने किया। इस दौरान शहीदों के योगदान और संघर्षों को याद करते हुए मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन किया गया, साथ ही उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं और नगरपालिका परिषद ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और शहीद सैनिकों के कुल 22 आश्रितों को फूलमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश में आज हमारे द्वारा वीरों का वंदन और माटी को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिन लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता की है, उनके आश्रितों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए जो लोग हमारी सेनाओं में शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसी साथ हमारे द्वारा यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अमृत वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन दिनों देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। माटी को नमन और वीरों का वंदन का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस कार्यक्रम की कड़ी में सहसपुर विकासखंड की झाझरा गांव के पंचायत भवन शीला फलकम की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने ध्वजारोहण कर स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पंच प्रतिज्ञा लेकर देश को 2045 तक विश्व के पटल पर नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया। तो वहीं इस दौरान पंचायत भवन परिसर में वृक्षारोपण कर शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। कि जो हमारे सैनिक भाई, उनका सम्मान, जो सीमाओं पर रहकर इस भारत मां की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके मन में एक ही जज्बा रहता है कि मेरी भारत मां का मस्तक कभी झुक ना पाए और मेरी भारत मां का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे। ऐसे हमारे सैनिक और शहीद, उनको ये नहीं पता कि कब दुश्मन की गोली कहां से आकर लग जाए, सीना छलनी कर जाए। ये एक ही भाव जो मन में रहता है, देश भावना। आज उनके सम्मान के लिए ग्राम सभा झाझरा में मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन वीरों का वंदन कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पर जो हमारे शहीद परिवार थे, पहले हमारे जो शहीद हैं, उन सभी शहीदों को हमने यहाँ पर नमन किया है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां शगुन मंडप के सभागार में विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर के बैनर तले सम्मान समारोह का आयोजन किया। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन राजकुमार गुंबर और जितेंद्र बत्रा ने संयुक्त रूप से किया।
इस दौरान देश के बंटवारे के समय अपनी जान की परवाह किए बिना विभाजन का देश झेलते हुए 14 अगस्त 1947 से पहले जो बुजुर्गों ने अपने धर्म में आस्था रखते हुए धर्म की रक्षा के खातिर पाकिस्तान छोड़कर भारत आकर बस गए, उन बुजुर्गों के संघर्ष और पीड़ा को याद करते हुए उनका आशीर्वाद लिया गया। साथ ही पंजाबी महासभा के कार्यकर्ताओं ने 41 बुजुर्गों को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। विगत वर्ष की भांति इस बार भी हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर नाम का प्रोग्राम बनाया गया। इसमें हमारे बुजुर्गों को याद किया गया कि हमारे बुजुर्गों ने शहादत देकर जो आज़ादी पाई, आज़ादी के बाद भी हम लोगों को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। आज हमारे बीच हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं, श्री गुरनेत सिंह जी हैं। इन्होंने बताया कैसे पैदल चलकर, कैसे कष्टों को करके, कैसे हमने मौतें देखी हैं। वहाँ पर हमने जो है पानी की समस्या और इस चीज़ों को हमने झेला है और कैसे बचा के अपना हमने खटीमा क्षेत्र में अपना आवास बनाया। उसके बाद खटीमा क्षेत्र को आज इतना विकसित करने में हमारे बुजुर्गों का बहुत योगदान है। आज जितनी सुविधाओं के साथ हम बैठे हैं, हम अपने बुजुर्गों के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद स्वरूप खटीमा विकसित रूप में दिया है और हम कामना करते हैं कि ईश्वर उनकी लंबी आयु करे। 1947 से पूर्व जन्म लेने वाले अपने बुजुर्गों को उत्तरांचल पंजाबी महासभा के बैनर के नीचे सम्मानित करने का कार्यक्रम करती है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1947 से पहले हमारे जितने भी पंजाबी लोग हैं, हम लोग पाकिस्तान छोड़कर अपने हिंदुस्तान में आए थे, क्योंकि पार्टीशन के समय में एक आवाज उठी कि जो लोग पाकिस्तान रहना चाहते हैं पाकिस्तान रहें, जो हिंदुस्तान रहना चाहते हैं हिंदुस्तान रहें। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, अपनी माटी में रहेंगे, क्योंकि हमारी सारी धरोहर, हमारे जितने भी गुरुद्वारे हैं, हमारे जितने भी मंदिर हैं वो हिंदुस्तान में थे। तो हमारे बुजुर्ग ने निर्णय लिया कि हम वहां से यहाँ आकर बसेंगे। नैनीताल क्षेत्र में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश का खामियाजा मैदानी क्षेत्रों को भुगतना पड़ रहा है। बाजपुर नगर पूरी तरह जलमग्न हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी है। खेत हो या हो खलियान या हो घर, सभी तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन से लेकर शासन में हड़कंप मचा हुआ है, जो कि बाजपुर के राजीव नगर और चक्करपुर में सैकड़ों घरों में 3 से 4 फीट तक पानी आ गया है। 3 दिन से लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिसकी सुध कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं ले रही। 3 बार से बाजपुर के विधायक और नेता प्रतिपक्ष भी पीछे नहीं रहे। 10 वर्षों से अधिक समय से लगातार बाजपुर से विधायक हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जहां लोगों को बाढ़ से राहत नहीं मिल रही। लोग इस बार 3 दिन से घरों में कैद हैं और पानी आने से खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, पूरे जिले का परसों मैंने 2 दिन पहले शाम से स्थितियां जहां पर बाढ़ क्षेत्र हैं वहां पानी बढ़ने लगा था, स्पेशली सितारगंज खटीमा क्षेत्र में। उसके बाद कुछ इच्छा में भी प्रभाव था, लेकिन बाजपुर क्षेत्र में भी कुछ अच्छा, बल्कि कह लीजिए कि काफी प्रभाव रहा। हमारे यहाँ के जो निवासी हैं, दुकानदार हैं, उनके घरों में भी पानी गया 3 से 4 फीट, कहीं 2 फीट, 1 फीट। तो उनके संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है, खाने पीने की चीजों का भी नुकसान हुआ है। तो एसडीएम साहब को निर्देश था मेरा कि सबसे पहले तो उनके भोजन पानी की व्यवस्था करा दीजिए, एक तरह से पका हुआ पैक भोजन भी दीजिए, साथ ही साथ आर्थिक सहायता दे दीजिए। और जितने दुकानदारों के दुकानों में पानी गया या घरों में, उनके नुकसान का आकलन करा लीजिए। जो आपको व्यवहारिक लगे या एक्सपर्ट की जरूरत है तो उनकी भी सहायता आप ले लें। तो एसडीएम साहब इसको कल से कराएंगे। बाकी अहेतुक वगैरह सब दे रहे हैं, उसमें कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोटद्वार में मालन नदी पर बनाए गए 1.25 करोड़ के वैकल्पिक पुल के 4 दिन में ही बहने के बाद कांग्रेस ने अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता गिरिराज किशोर हिंदुवान में मालन नदी में समाये 1.25 करोड़ के काम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस जनता से जो टैक्स वसूल किया जाता है, उस पैसे से विकास के काम होते हैं, लिहाजा 1.25 करोड़ की वसूली अब अधिकारियों और उन जनप्रतिनिधियों से होनी चाहिए जिन्होंने मनमाने ढंग से इसका काम किया है। तो उसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी कि बरसात लगातार इस समय जो है अपना रौद्र रूप दिखाए हुए है, बादल फट रहे हैं।
इसके बावजूद आप कोई कंक्रीट प्लान लेके नहीं आए। आपने जो प्लान रखा सामने, वो इस हिसाब से आपने प्लानिंग की। तो मित्रों, ये जो पैसा अभी बहा है, ये जनता का पैसा है। जनता जो टैक्स पे करती है, ये वो पैसा बहा है। नाकामी पूरी सरकार की है। श्यामपुर पुलिस ने एनएच डिवीजन को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश हरिद्वार एनएच कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। जगह जगह एनएच पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है, तो वहीं सड़क हादसे की संभावना भी बनी हुई है। मुख्य रूप से श्यामपुर चौकी और नेपाली फार्म के बीच यह स्थिति काफी खराब दिखाई दे रही है। श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने श्रमदान करके एनएच पर हुए गड्ढों में पत्थर भरने का काम किया। चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि भारी बारिश की वजह से एनएच पर कई जगह गड्ढे हो गए थे, कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए, इसलिए पुलिस ने श्रमदान करके नेशनल हाईवे के गड्ढों को भरने का काम किया है। अब खबर विकासनगर से है, जहां हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मार्ग पर एक वैन अनियंत्रित होकर टोंस नदी में समा गई, जिसमें 29 साल का वाहन चालक तियूणी निवास नदी में डूबकर लापता हो गया। बता दें, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम को वाहन तो मिल गया, लेकिन वाहन चालक का कोई पता नहीं चल पाया। फिलहाल प्रशासन की ओर से घटना की कार्रवाई की जा रही है। कुछ वक्त पहले क्लीन दून ग्रीन दून के तहत नगर निगम में शहर के सभी इलाकों से डस्टबिन हटाए थे। नगर निगम का प्लान था कि शहर के सभी डस्टबिन को हटाकर सभी घरों से निगम की गाड़ी जाकर कूड़ा इकट्ठा करेगी, ताकि शहर का प्रत्येक इलाका कूड़ा मुक्त हो सके। हालांकि निगम का ये प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, जिसके बाद निगम ने कुछ क्षेत्रों में तो डस्टबिन वापस से लगा दिए, लेकिन कुछ क्षेत्रों की ओर निगम का ध्यान नहीं गया, जिसके चलते अब सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा हुआ है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये कूड़ा, गंदगी और बीमारियों के कारण लोग परेशान हैं। पौड़ी जिले के तमलगा गांव में बिजली का खंभा टूटने से 300 घरों की बिजली गुल हो गई है। गनीमत ये रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय निवासी राजकुमार ने बताया कि 300 परिवारों के गांव में अगर सूझबूझ नहीं होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बिजली का खंभा टूटने से बिजली की तारें जमीन में आ गई थी, जिससे आसपास के मकानों में करंट फैलने का खतरा था। जी, हमारे गांव में ये बिजली का खंभा टूट रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए, ये ना जैसे हमारे चमोली में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है, सारी जमीन गिल्ली हो रखी है और सारे एक खंभा टूट रखा, सारे 3-4 खंभों के यहाँ पे सारे तारे टूट के जमीन मार रखे है। फिलहाल तो अभी बिजली विभाग को हमने सूचित कर दिया है, अभी उन्होंने यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है और यहाँ के लोग अपने कुलदेवी और देवताओं पर अटूट विश्वास करते हैं और देवी देवता भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इसी तरह से नाग देवता का उत्तराखंड में विशेष स्थान है। इसी कड़ी में ग्राम सभा भट्टा क्याराकुली के इतिहास में पहली बार नाग देवता गांव भ्रमण पर निकले, जहां पर नाग देवता की डोली का ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उसको लेकर ग्रामवासियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। इस दौरान पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता राकेश रावत ने बताया कि गांव के इतिहास में पहली बार नाग देवता ग्राम भ्रमण पर आए हैं। करीब 400 साल में पहली बार ऐसा मौका ग्रामीणों को मिला है। देवता के गांव में आने से पूरे गांव को सजाया गया है। प्रथम बार
तो सीधे चलेंगे देहरादून, जहां पर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी वीरों के नमन में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सैनिक, सभी वीरांगनाएं, सभी वीर नारियां, सभी हमारे शहीदों के परिजन, जिनको आज मुझे सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष बहन ज्योति कोटिया जी, बहन संध्या थापा जी, निर्मला थापा जी, प्रदीप जी और आए हुए सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम, जो कि मेरी माटी मेरा देश, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिक, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके सभी परिजनों को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी तरफ से तो उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अधिकांश